तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे आयरन मैन मूवी के बारे में, जो कि 2008 में आई थी। वैसे तो यह मूवी सिंपल है, लेकिन आज भी कुछ लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आई। तो दोस्तों तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आयरन मैन की स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है सेना हमवेज का एक काफिला अफगानिस्तान के रेगिस्तान में है। उनमें से एक बिलियनियर हथियार वेल्क्रो टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जो सेना में सवार है। सेना के कुछ सदस्यों के साथ मजाक कर रहे हैं, जो वास्तव में उनके व्यक्तित्व और उनकी शानदार सार्वजनिक छवि से छुपे हुए दुश्मनों ने उन पर हथियारों से हमला कर दिया। सैनिक अपनी रक्षा के लिए जहाज चलाते हैं, लेकिन जल्दी ही मारे जाते हैं। टोनी स्टार्क एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद एक मिसाइल उनके पास आकर गिर गई और वहां पर फट गई, लेकिन इससे पहले टोनी स्टार्क ने उस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो नहीं देखा था। मिसाइल के टुकड़े उनके कवच के अंदर से उनके शरीर में घुस जाते हैं। यहाँ पर कहानी 36 घंटे पहले लॉस वेगास में चली जाती है। टोनी स्टार्क लॉस वेगास में एपोजी से मिलने वाला है। एक जादूगर टोनी की कहानी एक दस्तावेजीकरण किया गया है। टोनी स्टार्क एक मशहूर हथियार वेल्क्रो हावर्ड स्टार्क के बेटे हैं। 4 साल की उम्र में उन्होंने बनाया अपना पहला सर्किट बोर्ड। जब वे 17 साल के थे तब उन्होंने MIT की। उनके माता पिता की 1991 में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और जब वे 21 वर्ष के थे तब वे स्टार्क इंडस्ट्रीज के CEO बने, जहां वे आज तक हैं। कर्नल जेम्स रोड यानी कि रोडी टोनी को पुरस्कार देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टोनी शामिल नहीं हो रहे हैं। टोनी स्टार्क का दाहिना हाथ ओबार्ड आइंस्टाइन को टोनी स्टार्क का पुरस्कार मिला है। रोडी के बाद में टोनी एक कैसीनो में पार्टी करते हुए मिला। टोनी स्टार्क उस कैसीनो से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी एक रिपोर्टर उनसे हथियारों के बारे में पूछती है, जिससे टोनी स्टार्क उनसे साफ मना कर देता है। स्टार्क ने कुछ तेज चुटकियों के साथ अपनी तस्वीरें दी और दोनों ने मलीबू में टोनी स्टार्क के समुद्र तट पर स्थित घर में एक साथ एक रात बिताई। अगली सुबह क्रिस्टिन कंप्यूटर मॉनिटर पर एक आवाज से जाग उठती है। यह आवाज जार्विस की है, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टोनी स्टार्क और उसके घर को देखता है और उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। जैसे ही क्रिस्टिन घर से बाहर निकलती है, टोनी की सहयोगी पेपर पोट्स उसका स्वागत करती है। टोनी के हवाई हमले के लिए अरेस्ट होने से पहले पेपर टोनी को कुछ कारोबार में मदद मिलती है, जहां उसका विमान इंतजार कर रहा है। फ्लाइट में टोनी की रोडी से बातें होती हैं। रोडी टोनी के सुपर हीरो मूर्ति से नाखुश है और टोनी अपने पुराने दोस्त को आराम दिलाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वे नशे में धुत हो गए और फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ मजे करने लगे। टोनी की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज ने एक खतरनाक हथियार बनाया जिसका नाम था जेरिको मिसाइल। अफगानिस्तान में एक सुपर मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन करने के लिए, जहां टोनी स्टार्क सेना को उस मिसाइल का एक डेमो दिखाता है। प्रदर्शन के बाद टोनी को ओबार्ड आइंस्टाइन का फोन आता है और वो दोनों खुश हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडी के साथ सवारी करने से इनकार करते हुए टोनी स्टार्क एक गाड़ी में बैठ जाता है, जहां कहानी की शुरुआत से ही उस पर हमला किया जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। टोनी को एक गुफा में दिखाया जाता है। इसके चेस्ट पे एक अजीब सा गैजेट लगा होता है, जो कि कार की एक बैटरी से चलता है। उसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम येंसेन था। उसने बताया कि उसने टोनी स्टार्क का ऑपरेशन किया है। उसने आगे बताया कि टोनी, जिस टाइम तुम पर हमला हुआ उस वक्त तुम्हारे सीने में मिसाइल के कुछ टुकड़े घुस गए थे। उसको हमने निकाल तो दिया, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े अब भी तुम्हारी चेस्ट में हैं। और जो ये गैजेट मैंने तुम्हारी छाती में लगाया है, ये उन छोटे छोटे टुकड़ों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकता है। येंसेन ने उससे आगे बताया, तुम आतंकवादियों की कैद में हो। ये लोग तुमसे जेरिको मिसाइल तैयार करवाना चाहते हैं। टोनी ने मना कर दिया। इतना सुनते ही आतंकवादियों ने टोनी स्टार्क पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, अत्याचार किए। कुछ घंटों के बाद टोनी स्टार्क को उस गुफा से बाहर लाया गया और उसे उसी के हथियारों का बहुत बड़ा विशाल भंडार दिखाया गया। सभी स्टार्क इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए हथियार थे। इसे देखकर टोनी स्टार्क हार मान लेता है और मिशन शुरू कर देता है, लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही था। वह अपने लिए एक सूट बना रहा था जो कि इस गुफा से निकलने में उसकी मदद कर सके और भागने में उसकी मदद कर सके। फिर टोनी और येंसेन काम पर लग जाते हैं। टोनी उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है?
वो बोलता है मेरा नाम येनसिन है। वो बोलता है ये हमारा घर जाने का प्लान। बीच बीच में वो आतंकवादी उन्हें देखते भी रहते थे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। अब टोनी स्टार्क का काम लगभग तैयार ही हो गया था, लेकिन उस पर कुछ शक हुआ और आतंकवादी उनके पास आए और उनसे कहने लगे यहाँ पर क्या चल रहा है। येनसिन कहता है यहाँ पर मिसाइल बनाने का काम हो रहा है, लेकिन उन आतंकवादियों को लगता है कि येनसिन झूठ बोल रहा है और वो उसे मारने पर तुल जाते हैं। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है ये मेरे काम का आदमी है, इसे छोड़ दो। फिर टोनी स्टार्क दिन रात लग जाता है और वो बिना रुके काम करने लगता है। अब उसका सूट बनकर तैयार था, अब वो उसे पहनने जा रहा था। येनसिन टोनी स्टार्क की मदद करता है वो सूट उसे पहनने में, लेकिन तब तक आतंकवादी उन पर हमला करने के लिए आ चुके थे और येनसिन उनको रोकने के लिए चला जाता है। अब वहाँ पर टोनी स्टार्क की फाइट होने लगती है उन आतंकवादियों से। उस लड़ाई में येनसिन मारा जाता है और वो कहता है तुम जाओ, मेरा परिवार मर चुका है, अब मैं अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। टोनी तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। इतना सुनकर टोनी स्टार्क गुफा से बाहर आता है और उन पर हमला कर देता है। वो उन सारी मिसाइलों को तबाह कर देता है जो उनकी स्टार्क इंडस्ट्रीज में बनी हुई थी और वो सब कुछ तबाह करके अपने उस नए सूट के साथ वहां से उड़ जाता है। अब उस इलाके से बहुत दूर आने के बाद वह रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। वहाँ पर वह भटकता है और वहाँ पर रोडी आ जाता है जो उसे अपने एयरबेस पर ले जाता है। वहाँ पर टोनी पेपर से मिलता है और कहता है कि मीडिया को बुलाओ, लेकिन उससे पहले मैं चीज बर्गर खाना चाहता हूँ। टोनी स्टार्क आते हैं और वहाँ पर ओबर्ट आइंस्टाइन भी मौजूद होते हैं। टोनी स्टार्क वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ पर मेरी ही बनाई हुई मिसाइलें थी, लोगों को मैं मौत बांट रहा था, अब से मेरी स्टार्क इंडस्ट्रीज वो हथियार नहीं बनाएगी। ये सुनते ही मीडिया में हंगामा मच गया और बात को संभालते हुए ओबर्ट आइंस्टाइन ने कहा इससे पता चलता है हमारा टोनी वापस आ गया है। इसके बाद ओबर्ट आइंस्टाइन टोनी स्टार्क के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस पर टोनी स्टार्क कहते हैं कि हमें छोटे आर्क रिएक्टर पर फिर से काम शुरू करना चाहिए। इस पर ओबर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अरे वो छोटा आर्क रिएक्टर तो बस पब्लिक स्टंट के लिए था, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर टोनी स्टार्क अपनी चेस्ट में लगा हुआ आर्क रिएक्टर ओबर्ट आइंस्टाइन को दिखाते हैं। वो छोटा आर्क रिएक्टर देखकर ओबर्ट आइंस्टाइन चौंक जाते हैं और उसके मुंह पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। टोनी स्टार्क अपने घर पर आते हैं और वहाँ पर उससे भी ज़्यादा बेहतर एक आर्क रिएक्टर बनाते हैं। टोनी स्टार्क रोडी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि रोडी मैं तुम्हें अपने एक सीक्रेट मिशन में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन रोडी उससे साफ मना कर देता है। इसके बाद टोनी स्टार्क अपने घर जाते हैं और इस मिशन पर अकेले ही काम शुरू कर देते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो आतंकवादी टोनी स्टार्क को ढूंढते हुए वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर टोनी स्टार्क गिरे थे और वहाँ पर उनको टोनी स्टार्क के बनाए हुए मार्क 1 का मॉडल मिल जाता है। अब टोनी स्टार्क एक परफेक्ट आर्मर बनाना चाहते हैं और वो उस पर काम भी शुरू कर रहे हैं और उन्होंने इसका नाम रखा है मार्क 2। इसके बाद टोनी स्टार्क कई महीनों तक अपने घर पर रहकर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर तैयार करता है जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। कुछ टाइम बाद टोनी स्टार्क एक चैरिटी इवेंट में जाता है और वहाँ पर उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है उसकी कंपनी के हथियार अभी भी आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं जिनसे वो एक गाँव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। फिर टोनी स्टार्क अपना नया आर्मर पहनकर अफगानिस्तान के उस गांव में जाता है। वहां पहुंचकर टोनी स्टार्क उन्हें मारता है और उन हथियारों को तबाह करता है और गांव के लोगों को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओबर्ट आइंस्टाइन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी स्टार्क पर हमला करके उसे पकड़ा था। असल में ओबर्ट आइंस्टाइन ने ही इन आतंकवादियों से टोनी स्टार्क को मरवाने के लिए ही साजिश रची थी, लेकिन इन आतंकवादियों ने ओबर्ट आइंस्टाइन को धोखा दे दिया, इसीलिए अब वो इन सभी लोगों को मार देता है और अब वो उनसे टोनी स्टार्क का पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है। और इधर टोनी स्टार्क अपनी असिस्टेंट पेपर बोट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हथियारों का पता लग सके। जब पेपर बोट्स उस कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओबर्ट आइंस्टाइन चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा है और उसी ने टोनी स्टार्क को मरवाने की कोशिश की थी और वो खुद स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बन सके। इस बात की इन्फॉर्मेशन वो शील्ड के ऑफिसर फिल कोल्सन को देती है। दूसरी तरफ ओबर्ट आइंस्टाइन टोनी स्टार्क के पुराने आर्मर के डिजाइन से एक नया आर्मर बना लेता है
लेकिन उसे दिक्कत ये थी कि उस आर्मर को चलाने के लिए एक आर्क रिएक्टर नहीं था। इसीलिए वो टोनी के घर जाकर उसे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उससे उसका नया आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वो उसे अपने सूट में लगाकर चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है, जिसे उसने पेपर पोट्स को फेंकने के लिए कह देता है, लेकिन पेपर पोट्स ने वहीं रख दिया था और उसे अपनी चेस्ट में लगा लेता है। ये पुराना आर्क रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वो नए सूट को पावर दे सके, लेकिन उससे फिर भी काम चल जाएगा ये सोचकर टोनी स्टार्क उसे अपनी चेस्ट में लगा लेता है। इसके बाद टोनी स्टार्क ओबर्ट आइंस्टाइन को रोकने जाता है। उधर पेपर पोट्स शील्ड के एजेंट्स के साथ ओबर्ट आइंस्टाइन को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर ओबर्ट आइंस्टाइन उस आर्मर को पहन चुका था और उन पर हमला करने लगा। तभी टोनी स्टार्क वहाँ पर पहुँचता है और ओबर्ट आइंस्टाइन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओबर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो टोनी स्टार्क पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए टोनी स्टार्क उसे अपनी कंपनी की छत पर लेकर जाता है और पेपर पोट्स से कहता है, वहाँ पर एक बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था। उसने पेपर पोट्स की हेल्प से उस आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दिया, जिसकी वजह से ओबर्ट आइंस्टाइन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें उस हादसे के बारे में जानने के लिए शील्ड के लोग टोनी स्टार्क को उस हमले के बारे में झूठ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी टोनी स्टार्क कहते हैं। मूवी खत्म होने के बाद उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी दिखते हैं और वो टोनी स्टार्क को कहते हैं कि तुम दुनिया में इकलौते सुपर हीरो नहीं हो, बल्कि उसके जैसे और लोग भी हैं। निक फ्यूरी ने टोनी स्टार्क को कहा कि वो अवेंजर इनिशिएटिव नाम से एक टीम बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।